हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा द रीजन ऑफ टेरर एंड द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो बेसिकली आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो मैंने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया है। उसका कारण ये है कि दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इमीडिएट बाद उसके क्या होगा, और वैसे भी ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो दोनों को मैंने कंपाइल करके बनाया है इसको। तो जैसे कि हमने जाना था कि पिछली वीडियो में कि किस तरीके से फ्रांस में रिपब्लिक आता है और जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर है उसको एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है, यानी उसको लीडर बनाया जाता है। मतलब एक जो तबका था, जो थर्ड स्टेट का जो गरीब तबका था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, उन लोगों की सपोर्ट और आवाज जब आया और किस तरीके से राजा को हटा दिया गया, मोनार्की रिपब्लिक लाई गई और उसको लीडर बनाया गया। तो अब हम जानेंगे तो जो ये रॉबिस्पियर था इसकी क्या पॉलिसीज थी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। तो टॉपिक आपने देख लिया, रीजन ऑफ टेरर। टेरर यानी कि आतंक तो फैलाया था उसने और बहुत गंदा आतंक फैलाया था। तो क्या थी सारी चीजें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हुआ क्या था। तो बात है 1793 से 1794 तक, जो ये पूरा रीजन ऑफ टेरर यानी पूरा टाइम पीरियड में टेरर फैलाया था उसने। क्या था? सो एज रॉबिस्पियर पॉलिसीज वाज कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो उसका जो बेसिकली जो पॉलिसी थी ना, वो एक तरह से डिक्टेटर वाली साबित हो रही थी। उसको ये लगता था कि सालों फ्रांस के लोगों ने जो है मतलब शोषण सहा है, स्लेवरी और ये सारी चीजें सही है, यानी गुलामी। तो उसको लगता था कि कहीं ना कहीं ये लोग वापस ना आए, यानी कि जो नोबिलिटी और जो क्लर्जी क्लास था वो कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक ना करे, वापस हमारे ऊपर पावर कंट्रोल करे। मतलब ये पावर हमने ली है, तो उसकी ये जो पॉलिसीज थी उस पर उसने क्या किया कि उसको जो भी शक की निगाह से देखता था, नोबिलिटी हुआ या क्लर्जी हुआ या फिर कोई भी इंसान जो उसके खिलाफ आवाज उठाता था, उसको वो अरेस्ट करवा दिया करता था और फिर उसको पनिश करता था। अब वो कैसे पनिश करता था अभी मैं बताऊंगा आगे। तो ये सारी चीजें होती थी। तो यही इसमें बताया गया कि जो एक्स नोबल्स और क्लर्जी थे, इवन वो डिड नॉट एग्री, तो उन सभी को पनिश किया करता था। तो वो था क्या बेसिकली, वो होता था देयर इज अ गुलेटिन, एक डिवाइस थी जो जिसका नाम था, तो वो डॉक्टर गुलेटिन था जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो ये गुलेटिन डिवाइस क्या होती है, एक बार मैं पहले आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए अब ये फिगर में आपको इसमें दिख रहा होगा, एक छोटा सा है, किस तरीके से मतलब ऊपर से चाकू आता है, गर्दन रखी है, फिर काट दिया जाता है। आप काफी सारी मूवीज में भी आपने देखी होगी ये चीजें। तो इस तरीके की वो पनिशमेंट देने लग गया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका आतंक फैल रहा था, क्योंकि ये एक तरह का क्या था, ये ह्यूमन वायलेशन था। ह्यूमन मतलब इस तरीके की सजा देना, मतलब फांसी दी जाती है, और फांसी भी हर जगह किसी को नहीं दी जाती थी। उसका क्या था, कोई भी उसको शक की निगाह से देख रहा था, किसी भी तरीके से उसके ऊपर लग रहा था कि उसको मतलब दिख रहा था कि जो जो है मतलब एक डिक्टेटर वाली हरकत थी ना, कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी उसके खिलाफ उसको शक है उसको अरेस्ट करना, और अगर वो साबित होता है तो उसको डालो बुलेटिन में और उसकी गर्दन काट दो। तो ये तो उसकी पनिशमेंट थी जिसमें उसने काफी सारे लोगों को मारा। उसके बाद मैं आगे बात करूं अगर उसके जो बाकी उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी उसकी, यानी कि बेसिकली क्या था, मैक्सिमम सीलिंग। तो ये मैक्सिमम सीलिंग क्या थी बेसिकली, कि जो खाने पीने की चीजें थी, यानी जो भी चीजें थी उनके दाम को फिक्स कर दिया। मैक्सिमम यानी कि एक प्राइस सेट कर दिया कि इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो आप बस इसी प्राइस तक चीजों को बेचना है। अब देखिए इकोनॉमी कॉन्सेप्ट से अगर हम समझे, कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है, अगर इन्फ्लेशन एक कंसिस्टेंट टाइम पे, यानी इन्फ्लेशन क्या है, चीजों का दाम बढ़ना, तो कंसिस्टेंटली अगर सस्टेनेबली किसी भी चीजों का दाम बढ़ता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक्सट्रीम लेवल में एकदम बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है, वो भी इकोनॉमी के लिए खराब होता है। तो ना रुकना होगा और ना ही ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ना होगा, एक सस्टेन लेवल पे चीजें चलती रहे। लेकिन उसने क्या किया, प्राइसेस को एकदम सस्टेन कर दिया, मतलब रोक दिया एक जगह पे कि इसके ऊपर नहीं होगा कुछ भी। तो बेसिकली क्या था, वो चाहता था कि इक्वालिटी लाई जाए। तो इक्वालिटी इस तरीके से नहीं लाई जाएगी कि प्राइस सेट कर दिया बस, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स थे या बाकी लोग थे तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक प्राइस उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा था मार्केट में। उसके अलावा उसने बोला सेम फ्लो रेटेड, यानी कि जो अच्छी मतलब जो अनाज होता है तो अच्छी क्वालिटी का भी होता है, थोड़ा कम क्वालिटी का भी होता है। तो उसने क्या बोला कि जो अच्छी क्वालिटी का कोई नहीं खाएगा, सब एक जैसा अनाज खाएंगे, उसी को उसने वो बराबर कर दिया सबको करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा उसने क्या बोला कि एक था इसमें स्पीच एंड एड्रेस टू फॉर्म इक्वालिटी, और इक्वालिटी लाने के लिए लोगों के बीच में जो बातें थी करने की, सर मैडम इस तरीके से लोग जो बातें करते थे उसको खत्म कर दिया। उसने बोला कोई सर मैडम नहीं है, सब फ्रांस के नागरिक है, सब सिटीजन है। तो उसने ये वर्ड लाया गया था सिटियन और सिटियन, ये वर्ड यूज किया गया आदमी औरत के लिए, मतलब ये कॉमन वर्ड उसने कर दिए इस तरीके से। और ये सारी चीजें होने के बाद फिर क्या होता है
और चर्च जो थे उसको उसने चर्च को भी सब बंद कर दिया, सबको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। उसने बोला कि चर्च वगैरह नहीं चलेंगे, सबको बंद करवा दिया, चर्च के लोगों को भगा दिया और बहुत बुरा हाल कर दिया। मतलब उनके ऑफिस उसमें अपने ऑफिस वगैरह खोल लिए चर्च में। तो इस तरीके की सिचुएशन थी। मतलब उसको एक तरह से बनाया कि वहाँ का रिपब्लिक, एक तरह से उसको वहाँ का मिनिस्टर बनाया कि चलो ठीक है वो चलाएगा उन चीज़ों को, लेकिन उसका जो उसकी जो पॉलिसीज थी या उसकी जो भी चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसके खुद के सपोर्ट में जो लोग आए थे वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। और उसका फाइनल डिसीजन यही निकल कर आता है फिर कि जो फाइनली हिज ओन सपोर्टर्स स्टैंड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया जाता है और जिस बुलेटिन में लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था उसी में उसको भेज के उसको खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ से तो मैक्स रॉबर्सपियर्स की जो कहानी थी वो खत्म होती है। लेकिन अब क्या होगा फिर से सोसाइटी में? तो देखिए बदलाव तो आना था ना, कि मतलब उसकी जो सरकार थी वो तो खत्म हो गई, उसको मार दिया। उसके खत्म होने से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास था, यानी कि जो वेल्दियर जो पैसे वाले मिडिल क्लास थे, वो फिर से उभर कर आ गए। यानी कि जो उनसे पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए थे, तो वो लोग फिर से उभर कर आते हैं। और क्या होता है फिर एक नया संविधान बनता है। अब बार बार यही हो रहा था। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं इसमें यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि बार बार चीजें कैसे उलट पुलट हो रही हैं। और अभी कहानी में और नया एक ट्विस्ट आएगा, अभी आपको पता चलेगा कि फिर से मोनार्की आएगी। तो लास्ट बस अब ये बताऊंगा मैं अब इसमें। तो यही होता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है दोबारा से पुराने वोटिंग राइट्स ला दिए जाते हैं। क्योंकि वो वेल्थियर क्लास था, वो फिर अपना कंट्रोल बनाना था, उन्होंने फिर से वोटिंग राइट लाए गए। क्योंकि अब क्या हुआ था कि जो मैक्स म्यूलर था, ये जो रॉबेस्पियर था, तो इसका डर का माहौल इतना ज्यादा हो गया था, इसके टाइम पीरियड में इतना डर का माहौल, इतने टेरर का माहौल हो गया था ना, ये लोगों को जिस तरीके से मार रहा था, उसकी वजह से वेल्थियर मिडिल क्लास को ये लगा था कि फिर से ये जो गरीब तबका है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इसको वोट करके यहाँ तक भेजा था, कि वो लोग फिर से ना आ जाए, इसलिए वोटिंग राइट्स उन लोगों ने वापस छीन लिए, वापस वोटिंग राइट्स छीने। और उसके बाद क्या होता है, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश करेगा, यानी कि जैसे हमारी पार्लियामेंट में होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसको एस्टेब्लिश किया गया और डायरेक्टरी रूल लाया गया था। यानी कि जो टॉपिक है इसका नाम है ना डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो ये डायरेक्टरी रूल क्या होता है, तो डायरेक्टरी का मतलब अब एक एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, जैसे पहले क्या था, एक एग्जीक्यूटिव था जो पूरा हेड कर रहा था। अब क्या होगा, उसकी जगह 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव बनेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव में 5 लोग होंगे। अब क्योंकि उसको क्या था कि कंट्रोल था कि एक आदमी होगा तो तानाशाह होगा तो ज्यादा चीजों को खराब करेगा, तो इसलिए 5 लोगों को बना दिया ताकि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए चीजों को। पर क्या इसका आंसर या इसका रिजल्ट सही निकल कर आता है? उसके बाद क्या होता है, बट क्लैश विद लेजिस्लेटर एंड इनस्टेबिलिटी। और ये जो लेजिस्लेटिव ये जो बनता है पूरा, वोटिंग राइट तो खत्म कर दिया पुराना वाला, दोबारा से वही अपने लेकर आ गए, वही जो था कि बस वो वेल्थियर क्लास ही वोट करेगा। और इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो डायरेक्टरी रूल होता है ना, इसमें लोग आपस में ही भिड़ रहे थे। मतलब कोई किसी की सुन नहीं रहा था, डिबेट हो रही थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, मतलब ठीक ढंग से ये चीज चल ही नहीं पाई, सब आपस में ही भिड़े जा रहे थे एक दूसरे थे। और जब कहते हैं ना, जब आपस में सारी चीजें हो रही थी तो इसी का फायदा उठाता है एक डिक्टेटर था नेपोलियन, और वो वापस आता, मिलिट्री डिक्टेटर था, और वो आके यहाँ पे वापस राज करता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो इतने सालों की मेहनत थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो यहाँ की खत्म हो जाती है। तो ये जो मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्टी, ये आता है, फिर अब ये राज करता है, तो कहीं ना कहीं मोनार्की वापस आ जाती है। और उसके बाद सालों तक ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक। वैसे तो ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम जो एक्चुअल चीज पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे आके क्या हुआ है कि अब नेपोलियन आया और अब वो राज करेगा। तो बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तो आप अगली क्लासेस की उसमें बुक में पढ़ोगे, क्योंकि इस बुक में यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, कि कहाँ तक नेपोलियन तक की स्टोरी में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है, नेपोलियन आता है, मतलब कितने सालों की मेहनत में, मतलब कैसे शुरुआत हुई कि पहले मोनार्की को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उसको हटा के रिपब्लिक लाया गया, रिपब्लिक हटाते डिक्टेटर आ गया जिसको रॉबेस्पियर था, लेकिन उसने वोटिंग राइट्स लाए, फिर उसको हटाया तो डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल भी ठीक से नहीं चल पाया, तो फिर आके नेपोलियन आता है जो आके लोगों के ऊपर राज करता है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो आइडिया थे ना, यानी कि जो फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज ने सालों तक फ्रेंच को इंस्पायर किया। लोगों ने कई सालों तक स्ट्रगल किया फ्रेंच में चीजों को सही ढंग से लाने के लिए, यानी डेमोक्रेसी लाने के लिए। इन सारे आइडियाज को कई सालों तक लोगों ने इंप्लीमेंट किया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम जो जानते हैं वो इसी वजह से जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया था ना, तो ये सारी चीजें, जो आइडियाज थे, ये थ्योरीज थी, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखी जाती हैं, इन्हीं आइडियाज की वजह से ये सारी चीजें बदली। और ये आइडियाज की वजह से फिर लोगों ने सालों तक, सेंचुरीज तक संघर्ष किया, और फिर कहीं ना कहीं जाके डेमोक्रेसी देखने को मिलती है।
तो दोस्तों ये था टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, मैंने जो आपको आज सारा इसमें कवर्ड अप कर दिया गया है। चैप्टर अभी तो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे वो हम वो जानेंगे कि फ्रेंच की जो आम सोसाइटीज में क्या स्ट्रगल चल रहा था, वोमेन्स का क्या इसमें मूवमेंट था, उसके बाद एक स्लेवरी था, यानी कि स्लेवरी जो गुलामी लोग कराया करते थे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फिर वो सारी चीजें करके कंक्लूजन के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो लोग जो बेसिक जो फाउंडेशन था, जो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है। बस अब आखिर में हम 2-3 वीडियोस बची हैं जिसमें हम जानेंगे वोमेन्स के बारे में कि वोमेन मूवमेंट क्या था और स्लेवरी के बारे में क्या था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने 2 टॉपिक को कंबाइन करके खत्म किया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।